Hello everyone, welcome to AS Tutorials. Today we are going to learn about the first topic about motion. What do you mean by motion when we say objects are in motion, and what is relative motion, alike the concepts we are going to learn today. ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है? In everyday life we see some objects at rest, others in motion. Birds fly, fish swim, ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव. मतलब पंछी को हम उड़ते देखते हैं, फिश को हम तैरते देखते हैं. हमारे वेन्स के अंदर हम ब्लड फ्लो करते हुए देख तो नहीं सकते, फील कर सकते. जब हम अपने हार्ट पे या हमारे हाथ के वहाँ पे हम अपना हाथ रखेंगे तो हमें हार्ट बीटिंग का फीलिंग आएगा, हम उसको फील कर सकते हैं. एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हमें ये सब तो पता ही होगा. एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या है? जब हम कोई भी स्टेशनरी चीज़ को भी देखते हैं, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, जैसे कि एक कोई भी डेड सब्सटेंस को देख लो आप आपके अराउंड में, फिर भी उसके अंदर बहुत सारे एटम्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसके अंदर तो मोशन कंटिन्यूसली होते ही रहता है. प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, हमारे अराउंड जो भी प्लैनेट्स है, जो भी स्टार्स है, सबके सब मोशन में है. जो गैलेक्सीज है वो भी मोशन में है. मतलब ये हम मोशन मोशन कब का बोल रहे हैं, असलियत में ये मोशन शब्द का मतलब क्या है? मोशन शब्द का मतलब है कि कोई चीज़ को आप देख रहे हो और वो मूव कर रही है एक जगह से दूसरे जगह पे. तो उस मूव करने से क्या हो रहा है, उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है, आसपास की सराउंडिंग मतलब आसपास की जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूसली बदल रही है. जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं? सब चीज़ मोशन में है. हमें यहाँ पे बताया गया है कि मोशन हम कब बोलते हैं. वी ऑफन परसीव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द पोजीशन चेंज विथ टाइम. ठीक है, जब कोई भी चीज़ का पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. किसका? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तब हम क्या बोलते हैं? मोशन में है. समझो यहाँ पे मैंने ये डॉट रख दिया, अब मैं गिन रहा हूँ 1 सेकेंड, पर ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड ये डॉट यहाँ पे ही है. मतलब क्या है? वो मोशन में है या नहीं है? अभी मैं ये स्क्रीन को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं टाइम देख रहा हूँ 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो ये स्क्रीन क्या हो रही है? कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. मतलब ये क्या है? मोशन में है. ठीक है, अगर आप खड़े हो एक जगह पे और आप अपनी घड़ी में टाइम देख रहे हो, टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो 1 सेकेंड 2 सेकेंड, और आप स्टेशनरी हो, रुके हुए हो, ठीक है, आप हिल नहीं रहे हो, तो आप क्या हो? आप मोशन में नहीं हो. आप किस में हो? रेस्ट पे हो, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है. पर अगर आप मूव कर रहे हो, आप चल रहे हो और आप टाइम देख रहे हो, और आपकी जो मूवमेंट के वजह से आपकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. जब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम क्या बोलते हैं? कि हम मोशन में हैं. तो अब जब हम मोशन में नहीं रहते हैं तो हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं रेस्ट पे. ठीक है, जब हम मोशन में नहीं रहते तो हम रहते हैं रेस्ट पे, REST, रेस्ट पे. तो हमें दो चीज़ पता चली, एक होता है मोशन और दूसरा होता है रेस्ट. जब पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तब हम क्या रहते हैं? मोशन में. किस में रहते हैं हम? मोशन में. और जब पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं? हम किस में हैं? रेस्ट पे. हम किस पे हैं? रेस्ट पे. ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल वी इन्फर द मूवमेंट ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री. अभी इसका मतलब क्या है? हवा हमारे अराउंड चलती है, हमें पता चलता है? नहीं, हम तो हवा को देख नहीं सकते, पर वो मोशन में होती है. हाँ, वो मोशन में तो होती है, पर जब उस हवा की चलने का कांटेक्ट कोई ब्रांच लीव्स में आ जाता है, कोई ब्रांचेस में आ जाता है ट्री का, तो वो क्या करती है? वो भी हिलने लगती है. हिलने लगती है तो क्या होता है? उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर क्या हो रहा है? वो मोशन में आ रहा है. ठीक है, मतलब हम हवा को तो देख नहीं सकते पर वो मोशन में तो है ही. जब हवा इन ट्रीज, इन लीव्स के कांटेक्ट में आती है तो उसको वो मूव कर रही है. मतलब क्या हो रहा है? वो मोशन हो रहा है. वैसे ही जब रोज़ सूरज उगता है, सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, वो किसके वजह से होता है? और ये जो चेंजिंग ऑफ सीजन्स है वो किसके वजह से होता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट भी करता है. रोटेट कर रहा है मतलब क्या है? वो मोशन में है, रोटेट करते रहता है, पूरा गोल गोल घूमते रहता है. सन तो वहाँ पे फिक्स भी है, तो रोटेशन जब होता है तब क्या होता है? हमें ऐसा लगता है कि सन राइज हो रहा है और
सेट हो रहा है, मतलब हमारा अर्थ क्या है, मोशन में है। वैसे ही समझो हम सन, ये एक सन है और ये हमारा, और सन के अराउंड हमारा अर्थ है ये, ठीक है, जो सन के अराउंड गोल गोल घूमता रहता है। तो वो कभी सन के पास आ जाता है तो कभी सन के दूर चले जाता है। उसके वजह से कभी हमको ठंडी लगती है, कभी हमको गर्मी लगती है, कभी बर्फ़ गिरता है या फिर कभी बारिश होती है। तो ऐसे सीजन्स भी हो रहा है। तो असलियत में क्या हो रहा है, ये जो सन है उसके अराउंड हमारा ये जो अर्थ है वो क्या है, मोशन में है, कंटिन्यूसली वो ट्रैवल करते रहता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, ये सीज़न आती है। इट इज़ ट्रू, बट वाई डोंट वी परस्यू द मोशन ऑन द अर्थ। ये अर्थ तो गोल गोल घूम रहा है, पर हमें क्यों पता नहीं चल रहा है कि हम ऐसे गोल गोल घूम भी रहे हैं और ये सन के अराउंड भी गोल घूम रहे हैं। क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव। हमारा मोशन वो क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। उसको हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम अपने सामने कोई चीज़ को पोजीशन चेंज करते देखेंगे विद टाइम के हिसाब से, तभी हम बोलेंगे कि हम मोशन में हैं, ठीक है। आपके लिए कोई चीज़ मोशन में हो सकती है, पर सामने वाला जो इसको देख रहा है वो चीज़ रेस्ट पे हो सकती है। ऐसा कैसा पॉसिबल है, एक के लिए मोशन में हो सकती है और दूसरे के लिए रेस्ट पे हो सकती है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया है, वो हम देख लेंगे। देखो, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन, मतलब एक के लिए वो मोशन लग रहा होगा और दूसरे के लिए वो स्टेशनरी होगा, मतलब रुका हुआ, ठीक है। उसके लिए वो हमें कैसे समझाया, हम देखते हैं। फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस, एक बस है जो चल रही है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स है। जो पैसेंजर्स भी क्या है, उसके बस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, समझो यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है, तो उनके लिए क्या है, वो ट्री पीछे जा रहा है। ट्री क्या हो रहा है, पीछे की जा रहा है, क्योंकि ये बस जो है वो आगे की तरफ जा रही है। जब ऐसा होता है तो उनको क्या लग रहा है कि वो मोशन में है, क्योंकि वो जो ट्री है उनके लिए पीछे जा रहा है, ठीक है। वैसे ही अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परस्यू द बस अलॉन्ग विथ द पैसेंजर एज मूविंग। पर कोई लड़का है जो यहाँ पे साइड में खड़ा है और यहाँ से जब बस जा रही है तो उसके लिए वो बस कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। पर जो अंदर बैठे हैं वो लोग के लिए बस, वो जो लड़का है वो कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। इसके लिए हमें ऐसा बताया गया है कि मोशन क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मोशन क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अभी आगे क्या बोला है, और जो पैसेंजर हमारे साइड में बैठे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए तो उसके पैसेंजर्स क्या है, रेस्ट पे है। अभी ये जो बस है, ये बस के अंदर कोई अगर आपके बाजू में बैठा है, ठीक है, सीट के ऊपर वो बैठा हुआ है, ये आप हो और ये बाजू में वो पैसेंजर बैठा है, तो वो क्या हो रहा है, वो मूव नहीं हो रहा है। पर वो असलियत में क्या है, बस जो है, बस तो मूव हो रही है, पर अंदर जो पैसेंजर बैठा है वो रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है, क्योंकि वो एक जगह पे बैठा हुआ है, उसके आसपास की सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि मोशन रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। वो पर्सन टू पर्सन, जगह टू जगह क्या होता है, डिफ़र होता है। डिफ़र मतलब अलग अलग होता है, किसके लिए मोशन हो रहा है, किसके लिए मोशन नहीं होता है। अभी ये जो मोशन है वो हमेशा सीधा लाइन में ही नहीं चलता है, या फिर कोई चीज़ सीधी चल रही होती है उसको ही हम मोशन नहीं बोलते। मोशन क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके का होता है, थोड़ा पेचीदा होता है, उसको हम कम्प्लेक्स बोलते हैं। वैसा कैसे होता है, देखो हम देखते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव होते हैं। सम में मूव इन अ सर्कुलर पार्ट, कुछ क्या होता है, सर्कुलर पार्ट में गोल गोल घूमते रहते हैं। सम में रोटेट, सम में वाइब्रेट। कोई क्या करता है, वो कोई रोटेट करते रहता है, इसको हम रोटेट करते रहते हैं। कोई क्या करता है, कोई वाइब्रेट होता है, मतलब ऊपर नीचे कंटिन्यूस मूव होते रहता है। कभी कभी तो दो तीन चीज़ें एक साथ भी हो जाती है, ठीक है। कभी कोई रोटेट भी हो रहा रहता है, वाइब्रेट भी हो रहा रहता है, कोई सीधा भी चल रहा रहता है, सर्कुलर पार्ट में भी चल रहा होता है। तो ये सब
कंटिन्यूस क्या कॉम्बिनेशन से भी होता है। तो मोशन सीधा सिर्फ सीधा लाइन पे नहीं होता है, वो स्ट्रेट लाइन में भी होता है, वो सर्कुलर पाथ में भी होता है, रोटेशन भी होता है, वाइब्रेशन भी होता है, और कभी कभी इन सब का कॉम्बिनेशन भी होता है, एक या दो या बहुत सारे उसका। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन पे हमारा मोशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब स्ट्रेट लाइन पे मोशन होता है तब उसको कैसे होता है और उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे सिंपल इक्वेशन और ग्राफ से। ये जो इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, जो सर्कुलर मोशन है उसके बारे में हम जानेंगे कि जब कोई मोशन हो रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में तब उसमें क्या होता है। अभी हम मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, हाउ कैन वी डिस्क्राइब अ मोशन, वो हमें बताया गया है। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। हम एक रेफरेंस पॉइंट को सेट करके एक ये मोशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए हमको एक एग्जाम्पल दिया है जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। एक स्कूल है जो रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ खड़ी है। ठीक है, वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। In this example, the railway station is a reference point. We can also have chosen other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to set. ठीक है, अभी हमें इसमें क्या बताया गया है कि अगर हमें कोई मोशन को डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अभी ये हम कैसे करेंगे, ये हम ऐसे करेंगे, समझो यहाँ पे एक स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे एक स्कूल है, या हमें जैसे एग्जाम्पल में बताया है यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे एक स्कूल है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप मतलब डायरेक्शन बना देता हूँ, नॉर्थ इस साइड रहेगा, साउथ इस साइड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्कूल हो गया ये बॉक्स, और यहाँ पे हमारा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे हमारा रेलवे स्टेशन है। तो हमें क्या बताया गया है कि रेलवे स्टेशन से नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर के दूरी पे हमारा क्या है, स्कूल है। ठीक है, हमारा क्या है, स्कूल है। तो ये स्कूल को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट को सेट किया। हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये हमारा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर दूरी पे नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा ये स्कूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ रेलवे स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, हम और भी चीज़ों को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन के बाजू में ट्री होगा, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाजू में जो ट्री है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पे नॉर्थ डायरेक्शन पे हमारा स्कूल है। पर ज़रूरी क्या है, रेफरेंस पॉइंट को चूज़ करना ज़रूरी है, ये रेफरेंस पॉइंट को चूज़ करना। तो सबको समझ में आया कि रेफरेंस पॉइंट हम कैसे चूज़ करते हैं। और अभी रेफरेंस पॉइंट चूज़ हो गया है, समझो ये रेलवे स्टेशन है, ये स्कूल है, यहाँ दूरी है 2 किलोमीटर की, ठीक है, डायरेक्शन है नॉर्थ। तो जब हम यहाँ से चल के यहाँ पे जाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर में, तो हम क्या हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे। और हमने इस रेफरेंस पॉइंट से हमारी जर्नी शुरू की है हमारी स्कूल के तरफ। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमें अभी क्या पता चला, रेफरेंस पॉइंट के बारे में पता चला, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अगर हम पोजीशन डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो हम मोशन के बारे में क्या पढ़ा है, द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। तो अगर हम पोजीशन ही डिसाइड नहीं करेंगे तो हम पता ही कैसे चलेगा कि वो कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है। और वो पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या लगता है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, आ गया सबको समझ में। अभी हम जो सबसे सिंपल वाला मोशन है
मोशन अराउंड अ स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या बताया गया है यहाँ पे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जर्नी कहाँ से चालू होती है, ये ओ पॉइंट से। ये ओ पॉइंट से उसकी जर्नी चालू हो रही है, मतलब हमने इस ओ पॉइंट को क्या बताया है, रेफरेंस पॉइंट। हमने इस ओ पॉइंट को क्या बताया, रेफरेंस पॉइंट। एक 3 और पॉइंट है ए बी सी, ठीक है, जो अलग अलग पोजीशन की, अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखा रहा है। ए बी सी हमें क्या दिखा रहा है, हमें ये दिखा रहा है कि और ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी और ये ऑब्जेक्ट सी, जिनका पोजीशन हमें उनके पॉइंट्स के हिसाब से पता चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ओ पॉइंट है वो क्या करता है, सबसे पहले वो किसके पास जाता है, वो सी के पास जाता है, ठीक है। सी के पास वो क्या कहाँ जाता है, बी के पास जाता है, और बी के पास वो आखिर में ए के पास आता है। ए के पास आने के बाद वो वापस बी के पास जाता है, और बी के पास से वो सी के पास जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने कितनी जर्नी कवर की, उसने पहले 25 किलोमीटर्स कवर किया। ये जो 0, 5, 10 ये सब जो लिखा है वो किलोमीटर है, यहाँ पे हमने देखा है, ठीक है। ये हमारा स्केल है वो किलोमीटर में है। तो 25 किलोमीटर्स वो कवर करता है, फिर वो 35 किलोमीटर्स कवर करता है, मतलब 25 किलोमीटर्स के बाद और वो 10 किलोमीटर्स कवर करता है। फिर 10 किलोमीटर्स कवर करने के बाद वो 60 किलोमीटर्स पे रुक जाता है। फिर वापस वो उसका डायरेक्शन बी के तरफ जाता है, मतलब रिवर्स वो वापस 35 किलोमीटर्स आता है, और 35 के बाद वो 25 किलोमीटर्स आके ये सी पे रुक जाता है। तो अभी हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। अभी हम क्या देखने वाले हैं, एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना एक्चुअल में हमने ट्रैवल किया है वो हम देखने वाले हैं। तो द टोटल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ओ सी प्लस ए सी, ठीक है। सबसे पहले वो ओ से चल के किधर गया, ए के पास गया, तो उसने कितना डिस्टेंस किया, मतलब उसने कितना ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर। उसके बाद वो ए से वापस सी के पास आया, ठीक है। तो फिर उसने वापस रिवर्स में कितना ट्रैवल किया, 35 किलोमीटर। तो उसने शुरुआत में 60 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, फिर वापस वो 35 किलोमीटर्स आया। कहाँ से, ओ से उसकी जर्नी शुरू हुई थी, वो ओ से पहले ई के पास गया, ठीक है। तो वो कितना लेंथ है टोटल, 60 किलोमीटर। फिर ए से वापस वो सी के पास आया, वो कितना लेंथ है, 35 किलोमीटर्स। तो पूरा डिस्टेंस उसका जो कवर हुआ वो कितना हो जाएगा, 60 + 35 कितना होता है, 95 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब है द एक्चुअल पाथ या फिर द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ने जितना भी पाथ कवर किया है वो सबका सब हमें मेजर करना होगा, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस को समझाने के लिए मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ तुम आपको, कि समझो ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अभी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए वो ये जो पाथ है, कर्व्ड पाथ है, उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो अभी हमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा कर्व पाथ है उसका हमें लेंथ निकालना पड़ेगा। उसका जितना भी लेंथ होगा वो सब मिला के जो भी लेंथ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए से जब जर्नी शुरू की है वो पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, वैसे करते करते पूरा कर पे वो बी पे आया। तो उसका एक्चुअल जो पाथ है उसको ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो हमें उसको पूरा मेजर करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सेम केस में क्या हुआ, पहले वो ओ से किसके पास गया, सी के, ए के पास गया, फिर ए के बाद वो वापस सी के पास आया। तो उसने क्या किया, ओ ए का जितना टोटल लेंथ है उसको कवर किया 60 सेंटीमीटर, प्लस ए सी का जो लेंथ है 35 सेंटीमीटर उसको कवर किया, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 95 किलोमीटर्स हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्टेंस को है ना न्यूमेरिकल
ज़रूरत पड़ी है, उसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये मैग्नीट्यूड से हमें सिर्फ डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़ती है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब उसके बारे में हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो डिस्प्लेसमेंट शब्द है उसका मतलब है द शॉर्टेस्ट, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेस्ट distance measured from the initial position to final position of an object is known as displacement। मतलब जो शुरुआत में आपने जहाँ से जर्नी की थी, यहाँ पे आपने जर्नी एंड की है, उन बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने जर्नी कहाँ से शुरू की थी, ओ पॉइंट से हमने जर्नी शुरू की थी। ओ से हम कहाँ पे गए, ए के पास गए। ठीक है, हम ए पे आ गए, फिर ए से हम वापस कहाँ पे आ गए, सी के पास आ गए। तो अभी ओ और सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, ओ और सी के बीच का जो लेंथ है वो कितना है, 25 किलोमीटर्स। वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। भले ओ ने ए के पास गया, फिर वापस वो सी के पास आ गया, फिर उसके लिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, इनिशियल एंडिंग पॉइंट ये हो गया। उसको मतलब नहीं है कि वो ए के पास गया या कितना भी किलोमीटर ट्रैवल किया, एंड पॉइंट कहाँ है उसका, ये जो सी है वो उसका एंड पॉइंट है, और शुरुआत का इनिशियल पॉइंट क्या है, ये ओ पॉइंट है। तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, सबको समझ में आया डिस्प्लेसमेंट का मतलब। हम वापस डेफिनेशन देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट का। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब जहाँ से हमारी जर्नी, अभी वो वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था तुमको डिस्टेंस का, वापस हम देखते हैं। समझो यहाँ पे ए है, इसने ट्रैवल किया इतना और वो बी के पास आ गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये जो कर्व पाथ है वो उसका डिस्टेंस होगा। पर इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम एक सीधा लाइन खींच देंगे तो ए और बी में ये जो सीधा स्ट्रेट लाइन है वो उसका क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। जो ये वाला जो पाथ है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, सबको आया समझ में। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक हो सकते हैं कभी, हाँ क्यों नहीं हो सकते। समझो हम इस जर्नी में क्या करते हैं, ओ हमारा एक पॉइंट है और ए हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, जर्नी शुरू हुई है ओ पे और जर्नी ख़त्म होने वाली है ए पे, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ऑब्वियसली कितना होगा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस। क्यों होगा, क्योंकि वो एक्चुअल पाथ है उसका। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे वो भी 60 किलोमीटर्स है, क्योंकि जर्नी शुरू ओ पे हो गई और जर्नी ख़त्म ए पे हो गई, तो उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो 60 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। अभी क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतना ट्रैवल करके कोई चीज़ ट्रैवल करे और फिर वापस वहाँ पे आ जाए, या वापस ट्रैवल करने के बाद हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई चीज़ ज़ीरो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अभी वो हम कैसे जानेंगे। ठीक है, समझो यही वाले एग्जाम्पल में हमने अपनी जर्नी ओ पॉइंट से चालू की, ओ पॉइंट से चालू की, फिर वो ओ किसके पास गया, ए के पास गया। ठीक है, उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर वापस क्या किया, वो ए से वापस
ओ पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो ए से वापस उसने ओ के पास 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। शुरुआत में ओ ए के पास गया तो उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर वापस ए से वो ओ के पास आया तो उसने वापस 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो टोटल उसने कितना ट्रैवल किया? 120 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? उसका डिस्टेंस हो जाएगा। द एक्चुअल पाथ ट्रैवल इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर हो जाएगा। पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जहाँ से उसने जर्नी शुरू की है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहाँ पे उसने जर्नी ख़त्म की है वो उसका फाइनल पॉइंट है। पर ठीक है, तो यहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की ओ से, और वापस हम यहाँ पे आ गए। तो हमारा इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग फाइनल पॉइंट क्या हो गया? एक हो गया। तो दोनों के बीच में कोई मिनिमम डिस्टेंस बचा ही नहीं, या शॉर्टेस्ट पाथ बचा ही नहीं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। तो यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, पर हमारा डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम मोशन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम मोशन कर रहे हैं, तो हमारा अपना एक पॉइंट से, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं, उससे कोई दूसरे जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे हम थोड़ा बहुत तो मूव होने ही वाले हैं। तो अगर डिस्टेंस हो रहा है, मतलब मोशन हो रहा है, तो डिस्टेंस तो होगा ही होगा, पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। और दूसरी बात, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो हमेशा उससे कम होने वाला है। ये सारी बातें हमको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन डिस्प्लेसमेंट बी ज़ीरो? येस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। कैसे? अभी हमने देखा कि ओ से चालू हुआ जर्नी, वापस ए के पास गया, ए से वापस वो ओ के पास आ गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसका एक ही हो गया। तो शॉर्टेस्ट पाथ बचा ही नहीं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। पर डिस्टेंस कितना हुआ? ओ से ए कितना था? 60 किलोमीटर, प्लस ए से ओ कितना हो गया? वापस 60 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया? टोटल 120 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, पर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता। और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट कम ही रहने वाला है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी ये जो टर्म है उसके बारे में हमने जानना है। मोशन के बारे में तो हम जानते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में हमको जानना है। अभी इजी शब्द में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ठीक है, हम वो समझते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। समझो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट, उस स्ट्रेट लाइन पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। उसने एक सेकेंड में क्या किया? इन द फर्स्ट सेकेंड ही कवर्ड 5 मीटर्स। पहले सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 मीटर। फिर वापस सेकेंड में उसने कितना किया? 5 मीटर। थर्ड सेकेंड में भी उसने 5 मीटर किया। हम यहाँ पे एक चीज़ कॉमन क्या देख रहे हैं कि हर एक सेकेंड में वो 5 मीटर्स ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जब ऐसा होता है, जब इक्वल डिस्टेंस होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। हम क्या बोलते हैं उसको? यूनिफॉर्म मोशन। किसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे? व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड, when equal distance is covered in equal interval of time, it is said to be in uniform motion। जब equal distance cover होगा equal interval of time में, हम क्या बोलेंगे? in uniform motion। कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे टाइम पीरियड में हम ये बहुत इजीली देखते हैं कि कम टाइम देखेंगे तो हमें ये इजीली दिखता है कि हर एक सेकंड में या हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं हो पाता है। हम इसको कहाँ कहाँ देखते हैं? हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसको देखते, गाड़ी में बाहर निकले, ठीक है। तो शुरुआत में हम धीरे चलेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। फिर अगर रोड खुला मिल गया तो हम ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे, तो क्या होगा? वही टाइम के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। फिर अचानक भीड़ भाड़ वाला एरिया आ गया, मतलब क्या हो जाएगा कि गाड़ी को धीरा करना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम पीरियड हम अगर समझो सेट कर रहे हैं 1 मिनट का, तो 1 मिनट में पहले हमने समझो 5 मीटर कवर किया, फिर हमने 50 मीटर कवर किया, फिर हमने 100 मीटर कवर किया, फिर वापस हमने क्या किया? कवर किया। तो हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहे, हम अनइक्वल
डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। वैसे ही आप अगर घर से बाहर निकल रहे हो जॉगिंग करने, तो आप क्या करोगे? पहले तो चल के जाओगे, फिर धीरे धीरे करके आप भागना शुरू कर दोगे। तो जब आप चल रहे हो आपने कम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, पर जब आप भाग रहे हो तो आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, पर टाइम तो उतना ही हम कंसिडर कर रहे हैं कि समझो 1 सेकेंड में हमने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वापस दूसरे सेकेंड में। पर जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उसमें चेंजेस आ रहा है, पहले कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलेंगे? इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है।